अच्छा, पहली क्लास हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। पिछली लास्ट क्लास में क्या किया था? ठीक है, ट्विटर पे काम किया था, लिंक्डइन पे किया था, और पोस्ट की पब्लिशिंग मैंने सिखाई थी आपको, शेड्यूल पोस्टिंग याद है? चलो अच्छी बात है। अच्छा, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, क्योंकि आज जो है हम करने जा रहे हैं कि पेड एड्स किस तरह चलाते हैं फेसबुक पे, फिर देखेंगे हम ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे। ठीक है, ये बड़ा गौर, क्योंकि असल जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करेंगे या बड़ी बड़ी फर्म्स के प्रोजेक्ट करेंगे, तो उन्होंने आपको ज्यादातर जो काम देना है वो ये देना है कि हमारे पेड कैंपेन चला के मेरे। अक्सर आप देखें, जब आप फेसबुक पे एक ऐसी पोस्ट नजर आ जाती है आपको जिसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो किस लिए होती है? उसके ऊपर क्या चला होता है? पेड एड चले होते हैं। ठीक है, अब पेड एड चलाने के मुख्तलिफ जो है ना टाइप्स हैं। जो पेज एड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पेड एड्स चलाने का क्राइटेरिया क्या है। पेड एड्स चलाने का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ऑब्वियसली आपके पास बिजनेस पेज होना चाहिए। अगर आप जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एक मुनासिब सा कंटेंट होना चाहिए, और एक अच्छी सी इंफोग्राफिक होनी चाहिए जो कि मैसेज कन्वेइंग हो, जो कि आपके ऐड का मकसद पूरा करे। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी ऐड की पोस्ट कुछ हो और उसके ऊपर कंटेंट आपने कुछ लिखा हो और ऐड का पर्पस आप कोई और चला रहे हो, तो ये ऐड आपके फेल है। नंबर वन कि आपके ऐड का कंटेंट, आपके ऐड के इन्फोग्राफिक्स जो है वो अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो चीज आती है कि बजट, आपकी ऐड की ड्यूरेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है जी। इनमें जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बजट की ऑप्टिमाइजेशन, ड्यूरेशन का जो है वो फाइनलाइजेशन, प्लस आपकी ऑडियंस और एरिया टारगेटिंग। ये एक कॉम्बिनेशन मिलके एक अच्छा पेड एड्स बना देते हैं। इनमें से अगर कहीं भी लैक आया तो आपका ऐड जो है वो मुनासिब जो है आपको कन्वेइंग जो रिस्पॉन्स होगा, जो जो आपका डिजायर्ड आउटकम जिसको हम कहते हैं, वो आपको नहीं देगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पेड एड्स चलाने चलाने किस तरह हमने। नंबर वन, मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो ऐड का पोस्ट है, जो कंटेंट है, वो मैसेज कन्वेइंग हो उस पर्पस का जिस पर्पस के लिए आप क्या चला रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। नंबर वन ये, तो इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये आपने क्लियर एक चीज याद रखनी है। अच्छा, दूसरा आपकी बजट की ऑप्टिमाइजेशन, यानी बजट की सिलेक्शन, बजट कितना होना चाहिए, और ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपका ऐड कितने दिन चलना चाहिए। ठीक है, अब बजट जो फेसबुक पे लगता है वो मिनिमम 200 रुपीज पर डे पे आप लगाते हैं, इससे नीचे आप नहीं लगा सकते, ये फेसबुक का क्राइटेरिया। 200 रुपये पर डे से कम का ऐड आप नहीं चला सकते। ठीक है जी। और उसकी मिनिमम डेज भी होते हैं, 2 या 3 दिन होते हैं, उससे कम आप नहीं चला, यानी आप कहेंगे मैं 1 घंटे के लिए चला लूँ या 10 घंटे के लिए चला दूँ, इस तरह ऐड नहीं चलता। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया उनको आपने पूरा करना ही करना है। अच्छा, लेकिन जो एक अच्छा ऐड होता है ना, वो कम से कम भी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते चलता है, चलना चाहिए एक अच्छे ऐड को। क्योंकि अक्सर एड्स में ये होता है कि पायलट लगे होते हैं, आपको पहले 2-3 दिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, और अगर आप ऐड ही 2 दिन का चलाएंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? तो बजाय ये कि आप 5,000 रुपये डेली लगा के 2 दिन का 10,000 का ऐड चला दें, वो कोई जो है बहादुरी नहीं है। आप ये करें, अगर आपका 10,000 का बजट है तो उस 10,000 को 15 दिनों पे डिवाइड करें, तो पर डे कॉस्ट क्या आई? अगर हम 10,000 का ऐड 15 दिनों पे चलाएंगे तो पर डे क्या कॉस्ट आएगी, कैलकुलेट करो। हम्म, हाँ,
10,000 को डिवाइड करो 15 से। 604। हाँ देखो, यानी अच्छा एक रिस्पॉन्स आ गया ना आपको। बजाय ये कि आप 2,000 पे 2 दिन में लगाओ, आप 600 रुपए का, चलो 666 भी छोड़ो, आप 600 रुपए भी डेली का बजट रखो। मैं कहता हूँ 500 रुपए का डेली बजट रखो और 15 दिन का चलाओ, तो ऐड कहाँ से कहाँ आपका पहुंच जाएगा। नंबर ऑफ रीचेस का, जैसे एक्सपेक्टेड है कि अगर आप 200 रुपए पर डे पे ऐड चलाओगे तो आपको रीचेस मिलेंगे 3,000, 4,000, 10,000 बस। जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी ऐड की, आपकी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, आपकी रीचेस बढ़ती जाएंगी। मैंने आपको पहले दिन बताया था रीचेस क्या होती है। नहीं, रीचेस होती है कितने आंखों से आपकी वो पोस्ट गुजरती है, नंबर ऑफ सीन्स ऑफ दैट स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कितने लोग आपकी वो पोस्ट देख रहे हैं, वो रीचेस है, कितने लोगों तक वो आपकी पोस्ट पहुंच रही है। फेसबुक में रीचेस होती हैं, सोशल मीडिया में, ये याद रखना आप। रीचेस, इंगेजमेंट्स, लाइक्स, कमेंट्स, इंप्रेशंस, कन्वर्जन, लीड्स, ये चीजें हैं, ठीक है। रीचेस होती हैं कि कितने लोगों तक आपकी वो पोस्ट पहुंच रही है, लोग कितने लोग उसको देख रहे हैं। अगर आप जब आप बिजनेस पेज बनाते हैं तो आपको नीचे नंबर ऑफ रीचेस बकायदा लिखे आते हैं आपके पोस्ट के नीचे कि आपके इतने लोगों तक ये पोस्ट पहुंच गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब अक्सर आप नोट करते होंगे कि नंबर ऑफ रीचेस अगर 200 है तो लाइक्स आपको 2 या 3 आए होते हैं। नंबर ऑफ रीचेस में और नंबर ऑफ लाइक्स में फर्क है, ठीक है। रीचेस आपके लाइक्स नहीं है, रीचेस आपके वो आई, जो आपकी आई से पोस्ट गुजरी है उसके नंबर है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है, या आसान अल्फाज में कितने लोगों तक आपकी वो पोस्ट पहुंची है, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ रीचेस है। अब इंगेजमेंट्स क्या होती हैं, ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे कल को। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एजेंसी में इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर आप बेसिक लेवल पे, एंट्री लेवल पे अप्लाई करते हो तो अक्सर वो आपसे पूछते हैं कि भाई रीचेस में, इंगेजमेंट्स में, इंप्रेशंस में क्या फर्क होता है। तो अगर इसका क्वेश्चन आप आंसर नहीं आएगा तो वही समझेंगे यार इसको बेसिक्स भी नहीं पता। रीचेस आपको बता दिए क्या होते हैं। हाँ देख ली, कितने लोगों ने देख लिया आपकी पोस्ट पहुंच रहा। हाँ तो कहाँ तक, कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, बिल्कुल जो उसके लफ्जी मानी है वो चीज। अच्छा, अब इंगेजमेंट्स क्या होती हैं। इंगेजमेंट्स में और रीचेस में फर्क है। एंगेजमेंट के कितने लोगों को आपकी पोस्ट एक्सेप्ट किया वो नहीं यार, नहीं। एंगेजमेंट्स होती हैं कि कितने लोगों ने आपकी उस पोस्ट के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की है, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई भी हो सकती है, वो शेयरिंग हो सकती है, वो लाइक हो सकता है, वो कमेंट हो सकता है। यानी इनका एक टोटल नंबर जो एक्टिविटीज आपके पोस्ट पे परफॉर्म हो वो क्या होती है, आपके एंगेजमेंट्स कहलाती है। और लाइक्स एंड कमेंट्स का तो आपको बताइए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब वही बात आपकी इसी पे डिपेंड करती है। आपने पूछा जी 200 वाले ऐड में और 500 वाले ऐड में या 1000 वाले ऐड में क्या फर्क है। इनमें नंबर ऑफ रीचेस का फर्क आ जाता है। अभी जब मैं आपको ऐड डिजाइन करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ये जुबानी कलामी बात नहीं कर रहा मैं, अभी आपको ऐड डिजाइन करके दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ऐड किस तरह बनता है। थ्योरेटिकली तो हर बंदे को पता है ना कि जी एड्स है फलाना फलाना, पहले अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप, फिर हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एड्स भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक किस्म का ऐड नहीं होता कि जी ऐड चला लीजिए, पोस्ट को बूस्ट कर लिया, ऐड चल गया। ऐड की 5 से 6 किस्में हैं। अब वो कौन कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर है ना आपको। ये देखेंगे, नंबर 1 लीड जनरेशन टाइप होती है ऐड की। पहली टाइप क्या है, लीड्स की। दूसरी टाइप क्या होती है कि आपको इनबॉक्सिंग ज्यादा है। तीसरा होता है कि आपने पेज के लाइक्स लाने होते हैं। फिर एक टाइप होती है कि आपने अपने वेबसाइट के विजिटर्स लाने होते हैं। फिर एक टाइप होती है आपने अपने कोई कॉल्स की जो होती है वो करनी होती है। इनमें जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो एड्स चलते हैं या जो सबसे ज्यादा जिनकी डिमांड है वो कौन सी हो सकती है, बताओ। इनमें से आपको क्या आइडिया लगता है।
क्या बात, लीड जनरेशन या कन्वर्जन के जो ऐड है ये इस टाइम सबसे ज्यादा डिपेंडिंग में, ट्रेंडिंग में, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं पे ही डिपेंड करती है। तो आपको वैसे तो सारे एड्स पे ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन लीड जनरेशन के एड्स पे ग्रिप होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपका पेज, आप पेज पे लाइक्स लाना चाह रहे हो, पेज लाइक्स, इन सब के पीछे कमेंट एक ही वेरी करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे एक ही लगने हैं। इनमें जो इनमें जो बैकबोन का रोल प्ले करेगी वो आपकी क्या तीन चीजें होंगी, मैंने बताया था, बजट, ड्यूरेशन एंड ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, ये तीन चीजें तो आपने आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से किसी एक पे भी लैक आया तो आपका सर्वाइवल नहीं है। पहले तो आप समझ लें कि एड्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, लीड्स, पेज प्रमोशन या लाइक्स, वेबसाइट विजिटर्स का, कन्वर्जन्स का। ठीक है जी, ये सारे आपका होता है। अच्छा, इनमें एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, फनल। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा? सुना, क्या होती है फनल? लफ्जी मानी ना, एड्स पे हम फनल को एज ए किस तरह लेते हैं? फनल बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम ई कॉमर्स के ऐड चलाते हैं, क्योंकि हमारी डोमेन ज्यादातर हमने ई कॉमर्स में आपको आगे जाके प्रोजेक्ट देने हैं, और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी ई कॉमर्स ही चल रही है। ठीक है, वही बताने लगा ना। ये फनल बेसिकली, आप पहले एक फनल का कॉन्सेप्ट समझ लो, होता है क्या। फनल आपका ऐड के स्क्रैच से स्टार्ट होता है, कि इनिशियल आपने ऐड किस तरह स्टार्ट करना है, और उसको ऐड टू कार्ट तक या लीड तक या सेल तक उस ऐड को आप किस क्राइटेरिया में लेके आते हैं। इस सारे प्रोसेस के बनाने को हम क्या कहते हैं, फनल। कि आपका एक ऐड जो है हम चलाएं, उसको बनाने से लेके एग्जीक्यूशन तक का जो अमल होता है, वहां से जो सेल निकालने का तक का जो अमल होता है, वो हम उसको फनल कहते हैं। ठीक है, या एड फनल कहते हैं या फेसबुक फनल कहते हैं। अच्छा, अब एक सोचने वाली बात आ रही है, आप ऐड चला लेते हो, आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, अब आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि यार आया मुझे लीड्स निकल रही हैं, नहीं निकल रही, कितना डाटा आ रहा है? कोई ना कोई तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना आपके पास, हवा में तो नहीं ना तीर चलाना। सोचने वाली बात है। आप, मैं जो आपके पास आता हूँ आउटसोर्स करने के, भाईजान ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको महीने का 50,000 रुपया दूंगा, मेरा फेसबुक पेज संभाले, इस पे ऐड चलाए, दिस एंड दैट, जो भी सारा कुछ करना करे, पोस्टिंग करे। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि भाईजान मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका आपने फेसबुक पे ऐड चलाना और मुझे लीड्स निकाल के देनी है। ठीक है, अब मुझे लीड्स आ भी रही हैं, मेरा मेरी वेबसाइट भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा लिंक्डइन भी है, हर जगह ऐड चल रहे हैं। अब मुझे पता किस तरह चलेगा मुझे कहाँ से लीड्स आ रही हैं, या क्या, कहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या क्या मेरी वो है स्टैट्स है? मैं तो रिकॉर्ड मांगूंगा ना आपसे कि भाईजान आप एक मार्केटर हो, मुझे रिकॉर्ड दो, स्टैट्स ला के दो कि भाईजान आपने फेसबुक से इतनी कमाई की है, ट्विटर से इतनी कमाई की है, लिंक्डइन से इतनी की है, गूगल से इतनी की है। गूगल का तो मैंने आपको बताया था, वो क्या था, हमने पिछले एसईओ के लेक्चर में उस पर बड़ी डिटेल में बात की थी। आप थे एसईओ के लेक्चर में? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता भूल गए, क्या मसला है इसमें, नहीं पता, कोई बात नहीं। मैंने एक टर्म यूज की थी, गूगल एनालिटिक्स, एक टूल आपको दिखाया था मैंने। गूगल एनालिटिक्स में आपको सारा पता लग जाता है कि किस प्लेटफॉर्म से आपको क्या आ रहा है। उसी तरह अगर फेसबुक है तो फेसबुक की जो होती है फेसबुक इनसाइट्स, क्या कहते हैं हम, फेसबुक इनसाइट। ये देखो, ये आपके ऐड का समझ लें पोस्टमार्टम कर देता है। इवन के हर आपकी ऑर्गेनिक पोस्टिंग वगैरह भी होंगी ना, इन साइट्स आपको हर चीज बता देगा। हम्म, जब आप अपना ये पेज बनाओगे ना, ये देखो आपका जितना ये पेज बना हुआ है,
और जब आप इस पे वो ऐड करोगे इनसाइट्स का, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इनसाइट्स का। क्योंकि ये भी पेज स्क्रैच से है इसलिए यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आ रहा है, किधर आ रहा है? ये देखो, लेकिन अभी इस पे कोई एक्टिविटी नहीं ना होगी क्योंकि हमने इस पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की थी। ये आपका इनसाइट्स का, ये देखो, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा कि किस दिन से कब तक आपके पेज के, देखो कितने व्यूज हैं, कितने रिव्यूज हैं, कितने प्री व्यूज हैं, रीचेस कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, एक्शंस कितने हैं, रिकमेंडेशंस क्या, एंगेजमेंट्स कितनी हैं। आप हैं यार, एक्शन परफॉर्मेंस कोई भी आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हुई हो, जैसे आप देखो ना, अक्सर आप अपने उस पर डालते हो कॉल टू एक्शन का, अपने ये बटन डालते हो ना, ये देखो, ये देखो, यहाँ से आप बटन डालते हो फॉलो का, कॉल नाउ का, कॉन्टेक्ट अस का, या व्हाट्सएप का, या ईमेल का। तो अक्सर लोग आपको यहाँ से भी तो राब्ता करते हैं ना क्लिक करके, तो ये सारा उसमें आ जाता है। ठीक है, ये आपके इनसाइट्स है। आपको ओवरव्यू भी बताएगा कि जनरल आपके पेज से क्या हालात है। ठीक है, फिर आपको आपके फॉलोअर्स के बारे में भी बताएगा। ठीक है, कि कब से लेके कब तक कितने फॉलोअर्स, कितने ऑर्गेनिक आए हैं, कितने पेड आए हैं, कितनों ने अनफॉलो किया है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको इनसाइट्स आपका बताएगा। फिर एड्स के बारे में आपको बताएगा कि आपकी एड्स की क्या हिस्ट्री है, आपने अपने एड्स कितने दिन के लिए चाहिए हैं, वहां से आपको कितना फायदा हुआ है, कितने आपके पैसे लगे हैं, क्या हुआ है, वो आपके एड्स के बारे में आपको सारा बताएगा। ठीक है जी। फिर आपके लाइक्स के बारे में आपको बताएगा। ये देखो, कि कब से लेके कब तक कितने लाइक्स आए, कितने पेड थे, कितने ऑर्गेनिक थे, किन्होंने अनलाइक किया, पूरा डाटा ये आपको निकाल के दे देगा। रीचेस का, पेज व्यूज का, एक्शन ऑन पेज का, कि आप कितने लोगों ने वो एक्शन वाला बटन क्लिक किया, यानी वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉन्टैक्ट, उस पर आप कोई ना कुछ तो लगाते हो ना, ज्यादातर आप व्हाट्सएप लगाते हैं, या कॉल नाउ का लगाते हैं, या मैसेंजर का लगाते हैं। तो ये सारा आपको बताएगा कि कितने लोगों ने, इवन के देखो, बाय एज एंड जेंडर, बाय कंट्री, बाय सिटी, बाय डिवाइस, कि जी एंड्रॉयड से किया है, आईफोन से किया है, कहाँ से किया है। तो ये आपको, यानी आप अपना जो आपका क्लाइंट होगा उसको सारा डाटा आप कहाँ से निकाल के दोगे, यहाँ से निकाल के दोगे। ये आपकी स्टडी, और ये बड़ी एक आसानी हो गई है, बजाय ये कि आप मैनुअली सबको फॉलो करो, मैनुअली जा जाके उसकी मॉनिटरिंग, मैनुअल भी जो मॉनिटरिंग है वो आप समझो इम्पॉसिबल ही है। वो इतना डाटा पेड एड्स पे आ जाता है कि आप किस किस का पीछा करोगे। तो आप समझ लो कि ये एक बड़ी आसानी हो गई है जब से पेज एंड साइट्स आए हैं। और ये इंस्टाग्राम में भी है, लिंक्डइन में भी है, ट्विटर में भी है, हर जगह आपको मिलेगा इन साइट्स आपका। ठीक है, तो इसकी स्टडी आपने रेगुलर करनी है अपने हर ऐड के बाद। अगर आप किसी का प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हो तो इसको, इसका पता होना चाहिए आपको इनसाइट्स के बारे में। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग। गूगल का हम यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स, वो आपको सारा बता रहा है। गूगल एनालिटिक्स का मैंने आपको बताया भी था ओपन करके। अच्छा, इनसाइट्स का समझ लग गई। अब वापस ऐड पे आ जाओ। इधर गया ऐड सेंटर। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऐड बनाते हैं किस तरह। समझिए ये आपका पेज है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने आ जाना है ऐड सेंटर पे। वैसे ये तो तरीका पुराना हो गया है, ये एक बड़ा देसी सा तरीका है। अब लोग यूज करते हैं बिजनेस, फेसबुक बिजनेस, उसके ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। लेकिन पहले यहाँ से मोटी मोटी चीजें समझ लें आप। ठीक है, आपने आ जाना है, सबसे पहले तो पेमेंट सेटिंग्स करनी है आपने। पेमेंट सेटिंग किस तरह करते हैं, एड मैनेजर में जाके
दोबारा दिखाता हूँ आपको। आप जब ये खोलोगे ना एड सेंटर, तो आपके राइट पे ही आपको आ जाएगा पेमेंट सेटिंग्स का। ये देखें ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देना, लोकेशन अपनी देखनी है। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है, ये दे या ना दे बिजनेस की इंफॉर्मेशन वगैरह, वैसे देता तो कोई नहीं है। लोग अपनी लोकेशन और करेंसी दे देते हैं और अपना पेमेंट मेथड बता देते हैं कि हमने डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, क्या करना है। नेक्स्ट करेंगे, ये आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स मांग लेगा। ठीक है, जब आप सेव कर लेंगे तो आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। फिर जब आप ऐड चलाएंगे तो खुद ब खुद पैसे आपके कार्ड से कटते जाएंगे। अच्छा, अकाउंट की जो स्पेंडिंग लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग लिमिट क्या होती है कि आप मैक्सिमम कितना ज्यादा अपने अकाउंट से पैसे खर्च कर सकते हैं। अक्सर होता है आप ऐड लगा के भूल जाते हैं, या अक्सर आपने ऐड लगाया होता है विदाउट एंडिंग डेट। ऐड तो हम स्टार्ट डेट और बगैर एंडिंग डेट के भी लगा सकते हैं कि ऐड हमारा चलता रहे। तो अक्सर होता है कि आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, या आपकी मर्जी होती है यार मैं 10,000 का ऐड चलाऊं, आपके जेब से निकल जाता है वो 20,000 तक का चल गया होता है, फिर आपको जाके याद आता है। उसके लिए हम स्पेंडिंग लिमिट जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाईजान जैसे 40,000 है, 30,000 है, इससे ज्यादा मैं मेरे जो है ना वो अकाउंट से ऐड के पैसे नहीं कटने चाहिए, यही 30,000 तक के ऐड बस मैक्सिमम चलने चाहिए। ये होता है कि स्पेंडिंग लिमिट हम क्यों रखते हैं। समझ लगी आपको कि हमने एक टारगेट दिया होता है कि भाईजान इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हमने, वो हम ये एंटर कर देते हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर मैंने PKR ऐड कर दिया 30,000। अब 30,000 से ज्यादा के जो पैसों के ऐड है वो मेरे फेसबुक पे नहीं चलेंगे। बिल्कुल चेंज कर, सेटिंग में जाकर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हमने अगर ड्यूरेशन सेट किया तो पर डे हिसाब से वो बजट भी सेट की, तो ये लिखना क्यों जरूरी है? ये लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मल्टीपल एड्स चला रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप एक एट अ टाइम एक ही ऐड चलाएं, 10-10 ऐड भी लोग चला रहे होते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने पेमेंट मेथड डिसाइड किया होता है, स्पेंडिंग लिमिट डिसाइड की होती है कि कहीं, क्योंकि अक्सर लोगों ने आउटसोर्स भी किया होता है अपना बिजनेस जो पेजेस है। जैसे अब हम हैं, हम फ्रीलांसर हैं या डिजिटल मार्केटर्स हैं, हम क्या करते हैं, लोग हमें अपने अकाउंट्स की एक्सेस देते हैं ना, हम फिर उसके ऊपर काम करते हैं, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए भी उन्होंने एक लिमिट डिसाइड की होती है कि अक्सर तो डिजिटल मार्केटर यही कहते हैं कि भाई चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ, रिस्पॉन्स आ रहा है चलाई जाओ। लेकिन जो ऑनर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बजट मैंने अपनी जेब भी देख ली है। तो ये मल्टीपल इसकी वजूहत है कि अगर आप मल्टीपल ऐड चला रहे हैं तो आपके पास एक हो के नहीं बजट, आप असल ये चीज आप होता है आपके टोटल बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मेरा टोटल बजट इतना ही है, मैंने इसके अंदर अंदर ही काम करना है। अब चाहे मैं एक ऐड चलाऊं चाहे मैं 1000 ऐड चलाऊं, तो ये स्पेंडिंग लिमिट हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसके पीछे मकसद जो मर्जी पर्पज जो मर्जी कर लें। अच्छा, ये समझ लगे पेमेंट इनिशियल समझ लगे ना आपको, पेमेंट मेथड वगैरह, चलो गुड हो गया। अच्छा, क्रिएट ऐड करना है आपने, हम चलाएंगे लीड जनरेशन का मिसाल के तौर पर। ठीक है, लीड जनरेशन में ज्यादातर क्या होता है कि हम एक फॉर्म जनरेट करते हैं, लोग फॉर्म फिल करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन वगैरह डालते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं। ये एक रवायती ऐड नहीं है, इसमें चूंकि हमने सेल्स निकालनी होती है, लीड्स निकालनी होती है, तो इसका थोड़ा क्राइटेरिया क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, हम अक्सर अपना कोई बिजनेस है, हम उसके लिए क्या डिमांड करते हैं सबसे पहले, अगर हमने किसी भी बंदे का डाटा इकट्ठा करना है क्या करते हैं हम कहेंगे भाई अपना नाम लिख के भेजें, या अपना ईमेल दें या अपना नंबर दें, ये सही चीजें मांगते हैं ना। तो सेम देखो वही चीज है, क्या डेफिनेटली आप जिस चीज का ऐड चला रहे हैं उससे अगर आपने लीड्स निकालनी है तो आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कस्टमर की। नहीं 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 नहीं, लीड जनरेशन होती है, देखिए लीड 3 तरह की होती है, 2 तरह की कह लें, 3 तरह की कह लें। एक हॉट लीड होती है
और एक कोल्ड लीड होती है। कोल्ड लीड क्या होती है कि यहाँ से आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, क्वेरी यहाँ से आपने निकाल ली। अब उस कोल्ड लीड को हॉट लीड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, यानी उसको अगर आपने हॉट लीड बनाना है तो आपने यहाँ से सेल जनरेट करनी है। अगर इस कस्टमर से आपको सेल जनरेट हो गई तो वो आपकी हॉट लीड है। यहाँ से आपके पास डाटा आ गया, कस्टमर आ गया, पोटेंशियल कस्टमर आ गया, वो आपकी कोल्ड लीड है। और जब वो आपकी सर्विस अटेन कर लेगा या आपकी चीज आपसे बाय कर लेगा तो वो आपकी फिर क्या होगी, हॉट लीड होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको डायरेक्ट जो यहाँ से हॉट लीड के जो चांसेस होते हैं ना, वो सिर्फ 10 से 20% होते हैं। बाकी आपका ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही होती है जो आपने डेटाबेस पे कर। असल तो चीज ही डाटा है, लीड्स निकालने के लिए असल चीज ही डाटा। और दूसरे डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन क्या है। अगर तो आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो फिर तो आपको डायरेक्ट यहाँ से लीड्स निकलेंगी ना। अगर आपकी डोमेन, ये डोमेन टू डोमेन वेरी करता है। अगर आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको तो डायरेक्ट यहाँ से उन्होंने बाय कर, जैसे अब दराज पे काम करते हैं डायरेक्ट वो आपको ऑर्डर देते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मेरी डोमेन रियल एस्टेट है, अब मैं घर तो नहीं ना बेच सकता इसके ऊपर, मैं यहाँ से पहले कोल्ड लीड निकालूंगा, फिर कस्टमर केयर वाले हमारे सपोर्ट वाले उससे रब्ता करेंगे, उनको जो है कन्वे करके उनको कन्वर्ट करेंगे हॉट लीड पे। लेकिन जबकि अगर मैं ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ फिर तो मुझे इतने लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा प्रोडक्ट फेसबुक पे बिके जैसे लोग काम कर रहे हैं। और फेसबुक पे सेल्स बहुत जनरेट होती हैं कि अगर आप ई कॉमर्स पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे यार आप कोई अक्सर, पता नहीं आप लोगों के साथ ये प्रोसीजर है कि नहीं, हम तो अक्सर फेसबुक पे जो ई कॉमर्स पेजेस बने हुए उनसे पूछना। अब मैंने पिछले दिनों एयरपोर्ट्स लिए थे और वो जो ब्रांड था ओरिजिनल ब्रांड से लिए थे। अब तो हर ओरिजिनल ब्रांड भी बैठा हुआ है ना अपना ई कॉमर्स का पेज बना के, और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है, अगर आपने वेरिफिकेशन करना है कि ओरिजिनल है, ब्लू टिक लगे होते हैं। तो अब तो 2 नंबरी का चांस नहीं। हाँ, ब्लू टिक एक बड़ी वो चीज है, अट्रैक्टिव चीज है। आपसे पूछेगा यार तेरे ब्लू टिक लेने आते हैं, तू सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, आपको कि नहीं यार, वो कहेगा यार नलायक किस्म का ही मार्केटर है। ऐसे ही है ना। एक ये बड़ा एक बन गया है जी, ब्लू टिक होना चाहिए मेरे अकाउंट के साथ, और ब्लू टिक लिया जा। आपको क्या लगता है ब्लू टिक अक्सर तो जो सेलिब्रिटीज लेवल के लोग होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको तो ये सोशल मीडिया खुद ही ब्लू टिक दे देता है ना। लेकिन इसका मैनुअल वे भी है निकालना, वो हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू टिक हम अपने ब्रांड के साथ किस तरह ला सकते हैं। और ये बड़ी एक वो चीज है जी, ब्लू टिक है जी मेरे ब्रांड के साथ, एक बड़ा आप समझे कि वो आए अट्रैक्टिव से चीज। हर बंदे का दिल करता है जी मेरे पेज के साथ या मेरे ब्रांड अकाउंट के साथ ब्लू टिक हो। लेकिन जो मैनुअल लगती है वो तो नहीं, वो ओरिजिनल चीज है तो हम मैनुअल लिखवाएं, हाँ, उसकी वो वैल्यू नहीं क्यों नहीं होती। और भाई वैल्यू टिक की है बस, चाहे मैनुअल लेके आओ चाहे आप वो आपको फेसबुक खुद दे। आप किसी ने जब आपका ब्लू टिक लग गया तो उसने ये थोड़ी पूछना कि भाईजान आपने मैनुअली दिया कि आप खुद मिला। नहीं, अगर जैसे ये कुछ 2 नंबर भी बैठे होते हैं 2 नंबरों को ब्लू टिक नहीं मिलता, वो प्रॉपर एक अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मुझे याद कराना है आपने, ये भी चीज आपको सिखाएंगे कि आप कल को मार्केट में जाए तो आप बाकी लोग आगे कोई चीज सीख के निकले होगा। क्योंकि ये हमारे लेवल पे लोग आगे लोगों को नहीं पता होता। अब कितने मैंने ऐसे देखा है जो मुझसे सीनियर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये ब्लू टिक किस तरह लाना है। क्योंकि एक चीज ऐसी है ना कि आपको पता नहीं लगता कि आप, या आप फोकस उस तरफ नहीं जाता, या ये चीज इतनी हाइप क्रिएट कर जाती है कि लोग डरते हैं कि यार पता नहीं हम किसी से कमिट कर दे उसको दे भी पाएंगे नहीं। ये भी इसमें बड़ी एक चीज है कि आप कमिटमेंट नहीं कर सकते इसमें। अल्टीमेटली जो मर्जी चलनी है वो सोशल मीडिया के एल्गो की चलनी है। तो इसमें ये रिस्की होता है, आप इसकी गिग्स नहीं बना सकते, आप इसकी प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे सकते। इसलिए इस मामले के अंदर लोग हाथ डालने से डरते हैं कि मैं पैसे ले लूं, कमिटमेंट कर दूं और ब्लू टिक ना दे सकूं, वो तो अगला आगे सारी खोलेगा ना मेरा।
लेकिन इसका मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह लेते हैं। चलो एटलीस्ट आपको पता हो, प्रोसीजर का पता हो। मिलना ना मिलना वो आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड इतना ग्रोथ कर भी गया है कि नहीं। देखो ना, मैं आज एक नया ब्रांड बनाता हूँ किसी भी नाम से, अब मैं कहूँ उसको सारे ब्लू टिक मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है। आपकी ब्रांड रिकग्निशन जरूरी है ब्लू टिक के लिए, आपकी ऑडियंस होना जरूरी है ब्लू टिक के लिए, क्या समझे? ठीक है। तो और कुछ इसके ट्रिक्स भी हैं। कहते हैं ना, हर चीज का एक चोर रास्ता भी होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ब्रांड है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए, उस पर ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए, ये तो नेसेसिटी है ना। इसके बावजूद लोगों के ब्लू टिक अप्रूव नहीं होते। अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके ब्लू टिक अप्रूव नहीं होते। उस तरह वहां पे हम किस तरह काम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो आपके पास आता है, यार मेरा टिक अप्रूव नहीं हो रहा, इस तरह के तरीके, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में। आपको कल को जब आप लोकल लेवल पे भी काम करोगे ना, लोकल इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को इन चीजों की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ चीज है। अक्सर आज के लोग क्या करते हैं, जो ट्रेंड है, अच्छा आयशा, मैंने आप लेट आई हैं लगता है, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर टाइम से आया करें, आज इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो आपने मिस कर, काफी चीजें आपने मिस कर दी, आधा घंटा आप लेट है। अब स्क्रीन शेयर है आपके साथ? यार वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस की हैं। अब ये रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे चैट में बताएं। अच्छा, आज का लेक्चर बड़ा क्रिटिकल किस्म का इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये है ना, मैं अगले लेक्चर में आपको जो कुछ मैं भूल गया हूँ, तो मार्केट में जाके छितर ही खाओगे अगर ये चीजें भूल जाओगे तो। ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बगैर एक सोशल मीडिया मार्केटर चाहे एंट्री लेवल पे काम करे चाहे एक्सपर्ट लेवल पे काम करे, ये डायरेक्ट मैं आपको एक्सपर्ट लेवल की चीजें बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जाया ना हो। तो इन चीजों की आप लोग कदर करो, वरना ये जो बातें है ना मार्केट, अब वो पब्लिशिंग टूल वाली जो आपको बात बताई, इस तरह की बातें कोई नहीं बताता आपको मार्केट में। ये जब आप 2-4 साल मार खाते हो, फिर ये ब्लू टिक वाली बातें जो है, ये आप 2-4 साल मार खाओगे फिर आपको जाके चीजें पता लगेंगी। हम चाह रहे हैं आपके वो 2-4 साल बच जाए, टाइम अपना बचाओ आप लोग और कुछ काम करो। और हम जब ग्रेजुएट हुए थे ना, हमें इस तरह की गाइडिंग देने वाला कोई नहीं था, हमने भी बड़े पैसे दे दे के कोर्सेज किए, लेकिन हमें इस तरह की चीजें वहां से भी नहीं पता चली। तो ये अब ये टेक्नो वालों ने एक काम शुरू किया है, तो आप लोग भी थोड़ा इनको रिस्पॉन्स दो। देखो ना, रिकॉर्डिंग में उतना नहीं पता लगता जो एक लाइव आप किसी को बता रहे होते हैं। आपकी क्वेरी शेयर हो रही होती है, हम आपको प्रॉपर आंसर दे देते हैं। अपने टाइम की कदर करो यार, टाइम इज जो है ना, टाइम की वर्थ है। अच्छा, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लाजमी। अच्छा, अब एड्स की लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट एड की टाइप है, लीड जनरेशन की एड। ठीक है। अच्छा, अब ये भी डोमेन टू डोमेन वेरी करता है। अगर मैं ई कॉमर्स चला रहा हूँ तो मैं एक ऐसी फनल इधर ही बना दूंगा कि मुझे यहाँ से लीडें निकले।
यहाँ से लोग ऐड टू कार्ट करें, यहाँ से लोग अपने पेमेंट वगैरह के सारे मामला करें और डायरेक्ट मेरे पास एक कहते हैं ना पक्की पकाई बिरयानी है, ठीक है। लेकिन कुछ डोमेन ऐसी हैं जहाँ पे आप इस तरह नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर मैं रियल एस्टेट के डोमेन में काम करूँ, मैं ऑनलाइन घर बेच रहा हूँ, अब यहाँ पे तो ही ना सारा कुछ कर दूंगा, फेसबुक के ऊपर ही मैं कहूँ जी रजिस्ट्री भी हो जाए, पेमेंट भी हो जाए, लोग घर भी देख लें, नहीं। ये डोमेन ऐसी है कि आपने फिजिकली इंटरेक्ट करना ही करना है अपने क्लाइंट के साथ। तो ये यहाँ पे एक ऐसी डोमेन में टू वे प्रोसेस आया था। अब मिसाल के तौर पे एजुकेशन की डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ, मेरी एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी ऐड चला रहा हूँ। अब मैं कहूँ जी मुझे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बिल्कुल लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां जाके यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश होती है यार हम यूनिवर्सिटी को भी देखें, हम फिरे तुरे, यूनिवर्सिटी की क्लासेस देखें, टीचर देखें, या जो ये समझ रहा है वो देखें जो हंस रहा है इतना। तो हर बंदे की वो है ना कि कैंटीन से मुराद है यार इसका, कैफे कैंटीन से मुराद है, आप लोग बेचारे को ऐसे शरीफ आदमी है। अच्छा ठीक है, कैंटीन ही मकसद था ना आपका। तो बहरहाल डोमेन टू डोमेन वेरी करता है। ई कॉमर्स के डोमेन में आप किसी और तरीके से काम करेंगे, जो आपके बिजनेस ओरिएंटेड डोमेन है उसमें आप किसी और तरीके से काम करेंगे, जो आपकी एंटरप्रेन्योर रिलेटेड डोमेन है, यानी हर स्ट्रेटजी का फर्क आ जाएगा। बैक एंड में वर्किंग सेम रहेगी, ऑडियंस टारगेटिंग की, बजट ऑप्टिमाइजेशन की, एरिया की, ये चीजें सेम रहेंगी। क्लियर हो गया ऐड यहाँ तक कि हमने क्रिएट ऐड किस तरह करना। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, किसी भी ऐड की ऑडियंस। अच्छा आपका स्क्रीन शेयर है तो मुझे बताओ, कमेंट में चैट में बताएं मुझे। चलो ठीक है। अच्छा, आप हर ऐड के लिए डिफरेंट ऑडियंस भी बना सकते हो और हर ऐड के लिए एक ऑडियंस भी बना सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल वे क्या है, देखो ना आपकी हर प्रोडक्ट डिफरेंट। अगर तो आप सेम प्रोडक्ट में खेल रहे हो फिर तो आप एक जैसी ऑडियंस रखो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो आपको हर ऐड के लिए नई ऑडियंस बनाना रिकमेंडेड मैं करूंगा, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है। हम क्या करते हैं, एक दफा ऑडियंस बना के भूल जाते हैं, एक दफा मेहनत कर ली तो हर किस्म का ऐड उस पर चला दिया, फिर हम कहते हैं जी हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और किस तरह रिस्पॉन्स आए, अब क्लोथिंग की मिसाल ले लो आप, एक अनस्टिच क्लोथ है लेडीज का, एक स्टिच क्लोथ है मेन का, दोनों की ऑडियंस सेम हो सकती है? आ गया ना फर्क, पहली बात में। चलो ये तो फिर लेडीज एंड जेंट्स आ गया। समर कलेक्शन की जो ऑडियंस होगी और विंटर कलेक्शन की जो ऑडियंस होगी वो सेम हो सकती है? किस तरह होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की टाइप का डिफरेंस आ जाएगा ना। वो नीलन है, ये शिफॉन है, एक कॉटन है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है। अच्छा अब मिसाल के तौर पर क्लोथिंग में ही आप देख लो कि एक छोटे बच्चों के जो मिनी माइनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनकी ऑडियंस और एक जो अडल्ट है उनके कपड़ों की ऑडियंस में फर्क नहीं होगा। अब देखो क्लोथिंग के डोमेन में रह के डिफरेंस आ गया ना। तो आप कोशिश ये करें कि डोमेन अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस बनाएं, ठीक है। अब ये देखो, अपने ऑडियंस का सबसे पहले नाम दे दें। मिसाल के तौर पे आप अनस्टिच क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं तो आप इसको अनस्टिच क्लोथ नाम दे दें, अनस्टिच कैंपेन, ठीक है। अब आपने जेंडर डिसाइड करना, क्या करेंगे? दोनों हो सकते हैं। अगर आप लेडीज डोमेन में काम कर रहे हो, अगर आप स्पेसिफिक चाह रहे हैं कि सिर्फ फीमेल ही आए मेरे पास तो आप फीमेल करें, कोई मसला नहीं। इसमें ये भी तो है कि अगर हम सिर्फ लेडीज क्लॉथ चेक करें
उसमें भी जेंडर तो दोनों आ सकते हैं, हस्बैंड भी जो अपनी वाइफ कपड़े लेने या बिल्कुल। लेकिन यार पॉसिबिलिटी यही होती है कि ऑनलाइन अगर हम देखें ना, ये एक मुश्तरका एक स्टैट है। अगर हम स्टैट्स को स्टडी करें ना, तो जो मेजॉरिटी शॉपिंग ऑनलाइन की आती है ना, वो वुमेन की आती है। तो हम कहते हैं बजाय ये कि हम आधी अपनी ऑडियंस ज़ाया कर दें मैन को रख के, क्योंकि देखो ना उसने तो इतना नहीं करना, उसने तो 50-50 लेके चलना। तो 50 का मतलब है अगर 70% औरतें शॉपिंग कर रही हैं, तो हम सिर्फ 30% मर्दों के लिए वो 20% की ऑडियंस जो एक्सपेक्टेड है सेल्स, वो ज़ाया नहीं कर सकते। ये एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट, कि अगर मैं कहूँ जी कि मेरी ऑडियंस 70% है जहां से मुझे सेल निकलनी है, तो मैं वहां पे 30% का रिस्क नहीं लूंगा 70% के चक्कर में। मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? 70%। तो इसलिए जो ज्यादा इसके लिए प्रैक्टिस की जाती है वो सिर्फ वुमेन की होती है। समझ लगे कि हम इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि हमने रिस्क प्ले करना होता है ना। अब मैं 30% के चक्कर में 70% की 20% ऑडियंस को रिस्क नहीं करूंगा। एक अच्छा मार्केटर तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब यही कि मैं कहूँ जी कि अंदाजे से कि नहीं यार ऑल कर लेते हैं, तो फिर ऑल का मतलब है कि 50% वुमेन 50% मैन, जबकि 50% मैन लेडीज की शॉपिंग नहीं करते ऑनलाइन, बिल्कुल नहीं करते। अगर आप शायद देखें, बल्कि इवन आप ओवरऑल भी शॉपिंग का एक देखें ना, क्लोथिंग एंड फैशन के डोमेन में 60 से 70% आपको लेडीज ही नजर आएंगी जो ऑनलाइन ऑर्डर करती है। क्योंकि मर्दों की हम हमारी मर्दों की इतनी साइकी नहीं है ना कि यार हम ऑनलाइन शॉप करें, ये करें। और हाँ, हम ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे गैजेट्स की, एक्सेसरीज की। जैसे मैंने आपको बताया जी, हम हेडफोन मंगवा लेंगे, एयरपॉड मंगवा लेंगे, या इस तरह की चीजें मंगवाएंगे ना, वॉच मंगवा लेंगे। अब आप कितने एक मर्द हैं जो ऑनलाइन कपड़े मंगवाते हैं? या सर्दियों में जैकेट मैंने देख सुना है कि मंगवा लेते हैं, जैकेट्स का हम कभी भी शौक कर लेते हैं। वरना प्रॉपर जो क्लोथिंग है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाजार जाए, दुकान है, सस्ती लेके आए। ये एक साइकी है एक हमारी। ऐसा ही है ना, हम बारगेन क्यों, हमारे यहाँ बारगेनिंग कल्चर, ऑनलाइन बारगेनिंग नहीं है। ऑनलाइन का एक ये फायदा भी कह लो, नुकसान भी कह लो कि इसमें बारगेनिंग नहीं है। अगर आपने 500 रुपया रेट लगाया तो आपको 500 वाला कस्टमर ही आएगा। आपको ये नहीं कहेगा भाई जान 200 ही दे दो, 150 ही दे दो, 300 ही दे दो। इस तरह का कस्टमर नहीं होगा आपके पास। ये एक एज है आपको। यस और नो, 500 है दे, ले जाए हमारा। बारगेनिंग नहीं है ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एज। अब मैं कहूँ जी कि 18 से लेकर 65 प्लस, 65 साल का बंदा कभी देखा फेसबुक पे आपने? होंगे, लेकिन बहुत बहुत ही कम, माइनॉरिटी लेवल पे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एनालिसिस कर लेते हैं, यार हमारी ये क्लोथिंग है, जैसे मैं कपड़े बेच रहा हूँ ऑनलाइन। बिल्कुल, डेफिनेट, एग्जैक्टली। अब मैं कहूँ जी, मैं ऑनलाइन अनस्टिच लेडीज, गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों के सूट बेच रहा हूँ। अब 18 साल से लेके, वैसे तो हम 16 को भी टारगेट कर सकते हैं। अब तो 10-10 साल के बच्चे फेस, लेकिन बच्चियां 16-17 साल तक की जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिहाज से एक्टिव है। चलो आप 18 रख लो, 20 रख लो यार। ज्यादा शादीशुदा जो औरतें होती हैं वही बाय करती है ना चीज लोग। जो अनमेरिड होती है उनकी तो कोशिश यही होती है कि हमें रेडीमेड मिले। चलो 20, अक्सर हमारी 18-19-20 साल के बाद बच्चियों की शादी हो जाती है। हम 20 साल को पकड़ लो आप। ठीक है। 20 से 40 नहीं 40 तो नहीं, खैर आप रख लो 55 तक रख लो, या 50 तक रख लो। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियंस यहाँ पे आपको कवर हो जाएगी। अब जरूरी चीज, लोकेशन। जहाँ पे अक्सर लोग मार खा लेते हैं, लोग टारगेट नहीं करते। लोकेशन टारगेट करना अपने ऐड में कभी नहीं भूलना आपने। एड्स आया है आपका मिल है। ठीक है। तो ये हर चीज होनी चाहिए।
वैसे तो हम लोकेशन को एरिया टारगेटिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ यार मेरा जो एड है वो लाहौर में चले, और लाहौर के भी स्पेसिफिक एरियाज में। ये लाहौर आ गया। ये देखो, ये देखो DH लाहौर। ठीक है, आप एरिया वाइज भी अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, जितनी मर्जी करो। ये देखो मैं आपको कहता हूँ जी कि हमने मॉडल टाउन कवर करना है सारा। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल स्टडी होती है, घबराना नहीं। हम मॉडल टाउन पे क्या करेंगे, पिन को ड्रॉप करके ना, जैसे मैंने मॉडल टाउन पे पिन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, रेडियस इसका मैं मिनिमम रखूंगा। ये मेरा सारा क्या टारगेट हो गया, मॉडल टाउन तक आना है। अब मैं कहता हूँ जी कि बजाय ये कि मैं पूरा शहर टारगेट करूं, मैं कहता हूँ मैं वो एरिया टारगेट करूं जहां से मुझे सेल्स की उम्मीद है। ठीक है, जैसे मॉडल टाउन हो गया, जोहो टाउन हो गया, DH हो गया, गार्ड टाउन हो गया, यहाँ पे लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। तो हमने ऑडियंस बहुत तरीके से टारगेट करनी है कि हमारा जाया होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है जी, नहीं नहीं, ऑडियंस के आपको पैसों से कोई लेना देना नहीं, ये आपकी डिटेल स्टडी है। आप 200 में भी पावे जितनी मर्जी टारगेट कर लो ऑडियंस, इसका आपके बजट से कोई लिंक नहीं है, इसके आपके स्किल ऑफ टारगेटिंग से ताल्लुक है। अब मैं कहता हूँ जी कि मैंने क्या टारगेट करना है, केवैली गिरो, गुलबर्ग, गुलबर्ग नहीं आप मिस कर सकते। ये लिबर्टी मार्केट को आपने पिन दे दिया। ठीक है, लो जी, आपका पूरा गुलबर्ग भी टारगेट हो गया। ये एक मैं आपको प्रोफेशनल ऐड बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि एक अच्छा ऐड कैसे बनाते हैं। आपने मेहनत कर, ये नहीं कि अभी मुंह उठा के ऐड बना लिया, ये प्रॉपर एक स्टडी है, रिसर्च वर्क है। फिर मैं कहता हूँ जी कवैली ग्राउंड हमने टारगेट करनी है, ये भी एक अच्छे इलाकों में से है। यहाँ DHA में कहता हूँ, अब DHA ढूंढना है आपने लाहौर में किधर है।
ये देखो DHA आ गया। यार रेडियस मिनिमम रखेंगे ना तो सिर्फ वो आपका स्पेसिफिक एरिया टारगेट होगा, बढ़ाई जाओगे तो इर्द गिर्द के एरिया भी टारगेट हो जाएगा। अब देखो ना, अगर मैं रेडियस का करता हूँ 9 किलोमीटर, लो वो कहाँ तक फैल गया, तो ये तो बाकी तो ऑडियंस आया है ना आपकी, आपने एरिया टारगेट करना है स्पेसिफिक। ठीक है, और इन केस अगर आप कहो जी कि नहीं मैं इतनी खजल खुआरी नहीं कर सकता, मैंने प्रोविंस वाइज टारगेटिंग करनी है, तो आप प्रोविंशियल भी कर सकते हो। आप यहाँ लिखो पंजाब, पंजाब पाकिस्तान, तो जी पूरा पंजाब टारगेट हो गया। आप यहाँ लिखो जी सिंध, पूरा सिंध टारगेट हो गया। आप इस तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप काम करें एरिया वाइज या एटलीस्ट सिटी वाइज। एरिया वाइज काम करेंगे तो सेल्स निकलनी है अच्छी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है ना कि आपके प्रोडक्ट की किन किन एरियाज में डिमांड है। अब मैं मेडिकल ऑनलाइन सेल करूं, मैं कहूँगा कि यार अनारकली में एक्सपेक्टेड है मेरी सेल्स ज्यादा हो, अब मैं टारगेट चूंगी अमर सद्दू, फायदा होगा मुझे? तो एक ये बड़े कॉन्सेप्ट हमने देखे होते हैं कि हमें पता हो, एक रिटेलर को आइडिया होता है कि उसके जो ऐड है वो कहाँ कहाँ कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़े मजे की बात, ये तो एक लोकल हो गया ना, आपको कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्या करोगे? आप यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूयॉर्क, वो सॉरी यार मैं लोकेशन का समझ रहा था, न्यूयॉर्क, ये लो। ये देखो, आप इंटरनेशनल ऑडियंस भी यहाँ बैठ के टारगेट कर सकते हो। अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि यार, क्या सवाल पूछा जाता है कि भाई आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, मेरा प्रोजेक्ट किस तरह करोगे? जहां पे आपने कहा कि हाँ मैं किस तरह करूंगा, वो समझ आएगा बंदा नाड़ी है, ये उसका जवाब है। आप दुनिया में कहीं भी बैठ के कहीं भी अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। ठीक हो गया? हाँ डेफिनेटली, जो जो आप टारगेट करोगे सिर्फ उन्हीं उन्हीं में ऐड चलेगा। ओश, यार गलती से बंद हो गया मेरे से। ठीक है जी, अब आज हमने बड़ी डिटेल से बात की एरिया टारगेटिंग में, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। सिर्फ एरिया अच्छा टारगेट करना का मतलब नहीं है आपने बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया जी, आपका ऐड बड़ा कमाल हो गया। अब अगला एक हर्डल आ जाता है आपका, क्या? ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस की जो टाइप्स होती हैं स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आयशा को नजर नहीं आ रहा, कह रही थी जूम इन करें, जूम इन कर लेते हैं। अब नजर आ रहा है आपको आयशा, मुझे बताएं।
अब आपकी जो ऑडियंस है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है जी। अब आ रहा नजर आपको ऐसा? डेमोग्राफिक हमने किया, ये हो गया ना। नहीं, डेमोग्राफिक कहाँ से किया हमने? स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही है आपको? स्क्रीन तो शेयर है। अब आ रही है डेमोग्राफिक्स आपको नजर? अब बताओ, अब तो आने चाहिए। अगर अपना बिजनेस है फिर भी ऐसे सेटिंग करेंगे। भजन अपना बिजनेस है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम में तो डबल ट्रिपल मेहनत रिक्वायर्ड है। अच्छा, ऐड आपको लगता है एम ही चल जाते हैं, एम ही लीडें आ जाती है, यही बंदा पैसा कमा लेता है? मेहनत है ना। अच्छा, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, जितना टाइम हमें लगा है एरिया टारगेटिंग में उससे ज्यादा टाइम हमें इस पे लगता है, क्योंकि ये बैकबोन है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग की। ठीक है, ये आपको एक्चुअल यहाँ से ऑडियंस मिलनी है आपको, अपने टाइप की, जिस टाइप की आप ऑडियंस ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ से मिलनी है आपको। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। हम एरिया में भी थोड़ा बहुत लूप होल ले सकते हैं, यहाँ पे लूप होल की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब हम अपने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर किस एज पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह रिसर्च करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर, अगले लेक्चर में देखेंगे। जहां तक कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लो। ऑनलाइन किसी भी किस्म एड से रिलेटेड, एरिया टारगेटिंग से, एरिया टारगेटिंग का हमारा आज कोर फोकस था, बहुत जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसके ऊपर मजीद जितना रिसर्च वर्क हो सकता है, स्टडी हो सकती है, वो आपने करनी है। यहाँ तक क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई मसला? सर मुझे ये लग रहा है इससे रिलेटेड नहीं रहते। हम्म। सर मेरा लैपटॉप जो है वो फास्ट वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? फास्ट वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, बाकी हर जगह हो जाता है। यार मैं नेटवर्किंग का बंदा तो नहीं है, ये आप किसी नेटवर्किंग से पूछे, नेटवर्किंग के बंदे हैं। और वो ओपन वाईफाई से वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। इसका भाईजान सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मैं तो अक्सर अपना वाईफाई रो रहा होता हूँ, मेरा वाईफाई अक्सर नहीं चल रहा होता। नहीं यार, मैं ऐसी कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास। आप डिजिटल मार्केटिंग की पूछ लो मुझसे, चोर रास्ते जितने भी है वो मैं आपको बता दूंगा, इसका मुझे नहीं ऐसा नहीं पता। यानी क्लियर है, घर जाके रिसर्च आपने लाजमी करनी है कि फेसबुक एड्स की फनल क्या होती है। अब फनल का पता होगा आपको तो बात आगे बढ़नी है, स्टडी करके आनी है आपने। वरना फायदा क्या हुआ कि मैं आऊं, सर खपा के चला जाऊं, आपकी तरफ से कोई फीडबैक ना है। फेस बहुत सिंपल चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, लेकिन जरूरी चीज है। नंबर 1, फेसबुक एड फनल पढ़ के आनी है क्या होती है। दूसरा, किसी भी एड में ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या होते हैं, किस तरह चूज करते हैं, ये थोड़ी सी रिसर्च करके आनी है बस। ठीक है, अब 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। आयशा, आपका बच्चे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
पक्की बात है, क्लियर है ना? कोई मसला तो पूछ लो। आप आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट जो 30 मिनट्स थे, या आपने लाजमी रिकॉर्डिंग सुननी है और मैं आपसे पूछूंगा स्पेशल अगले लेक्चर में, अगले संडे को, कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी है कि नहीं। ठीक है, बाकी 10-15 मिनट का आप लोग ब्रेक करो, फिर इंशाल्लाह एससीओ के लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे।